हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BEGLA 137 सब्जेक्ट कोड। ठीक है, जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के, जो हमारी पूरी बुक है 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। आज जो है हम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले एक बार हम पैटर्न देख लेते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो जो देखेंगे 2024 का जून का, अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, तो सबसे पहले क्या आता है, पैसेज आता है। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। पहले होता है पैसेज। ठीक है, पैसेज होता है, ये 15 मार्क्स का होता है शायद, है ना, 2 4 8 10 12, हाँ 12 नंबर का है। ठीक है, 12 मार्क्स का पैसेज होता है। उसके बाद पूछे जाते हैं हमसे ये जितने भी है ना, होमोफोन्स हो गए, ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। रिदम हो गई, कोहेजन हो गया। ठीक है, ये सब शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। और इसमें से हमें कोई दो अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हमेशा उस उन दो को चूज करो जिसके बारे में आपको ज्यादा आता हो, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है। बुक में आप देखोगे तो आपको बहुत छोटा छोटा मिलेगा, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं याद करने के लिए। और यहाँ पे बोला हुआ है कम से कम 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो कम से कम भी एक पैराग्राफ आप लिख पाओ। तो मैं बोलूंगी कि इसमें से आप होमोफोन्स के बारे में लिखो, रिदम के बारे में लिखो, क्योंकि इन दोनों ही के बारे में ज्यादा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड में आप देखोगे ये ग्रामर पोर्शन है। इसमें ग्रामर पोर्शन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि जितने भी PYQ अभी तक आ चुके होंगे ग्रामर से, जो भी पूछा गया होगा क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन हो गया पूरा। ठीक है, ज्यादा इसमें ग्रामर ही आता है, थियोरेटिकल कम ही आता है। 20 मार्क्स का आई थिंक थियोरेटिकल रहता होगा। देखो फिर 10 मार्क्स का यहाँ पे है। ठीक है, डिफाइन करना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 5 दी हुई है, यानी कि 2 ईच, 2 मार्क्स की एक है। और यहाँ पे सारी कंपलसरी है, यानी सबके बारे में आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है होमोनिम्स। ठीक है, होमोनिम्स क्या होता है, रिफर्स टू दोज वर्ड विच हैव सेम साउंड्स एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड भी सेम हो, यानी वो बोलने में भी सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो, और उनका जो मतलब है वो डिफरेंट हो। एग्जाम्पल, वी ग्रो मिंट इन अवर किचन। मिंट क्या होता है, पुदीना। ठीक है, हम क्या करते हैं, किचन गार्डन में पुदीना उगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिंट यूज किया गया है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, जो चटनी चटनी बनाने के लिए जो है बेसिकली जो पुदीने का यूज किया जाता है, या किसी भी चीज में फ्लेवर ऐड करने के लिए, यहाँ पे मिंट को एज अ पुदीना यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, दीज कॉइन्स हैव जस्ट कम फ्रॉम द मिंट, यानी कि ये जितने भी कॉइन्स हैं ये कहाँ से आए हैं, मिंट से आए। मिंट का मतलब क्या, यहाँ पे मिंट का मतलब क्या है कि ये मिंट होके आए हैं कहाँ से, ऐसी प्लेस जहां पर कॉइन्स को बनाया जाता हो। ठीक है, यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम यूज कर रहे हैं, ऐसी प्लेस जहाँ पे मिंट्स को बनाया जाता हो, कॉइन्स को बेसिकली बनाया जाता हो, किसी अथॉरिटी में, गवर्नमेंट अथॉरिटी में। ठीक है, जैसे कि हमारे 1 का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, तो ये मिंट से आते हैं। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे होमोनियम्स एज सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अब इस पहले जब हम पढ़ते थे ना 11th 12th में फिगर ऑफ स्पीच, तो सिर्फ हमें इतना ही पता होता था कि एक तो मीनिंग पढ़ लिया, फिर एग्जाम्पल पढ़ लिया। बट आप हमारी बुक में जो ना एक चीज और दी हुई है, होमोनियम्स एज सेम पार्ट ऑफ स्पीच। सेम पार्ट ऑफ स्पीच से क्या मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, डोंट लाई ऑन द सैंड, यानी कि सैंड पर मत लेटो। लाई यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, वर्ब में। लाई क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे, डोंट लाई टू मी, यानी कि मुझसे झूठ मत बोलो। ठीक है, यहाँ पे लाई को झूठ के तरीके से यूज किया गया है, बट दोनों जगह जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, वर्ब ही है। ठीक है, ऊपर भी वर्ब है और नीचे भी वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एक नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, एक तो हो गया सेम पार्ट ऑफ स्पीच कि वहां पे भी, यहाँ पे भी वर्ब की तरह यूज किया, यहाँ पे वर्ब की तरह। एक हो गया डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे कि दैट बुक इज माइन, यहाँ पे क्या हो गया, पोजेसिव, यहाँ पे पोजेशन हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने का। ठीक है, पोजेसिव, दैट बुक इज माइन। ठीक है, वह बुक मेरी है। देर इज गोल्ड माइन एट कोलकाता, करोला सॉरी, गोल्ड माइन कहाँ पे, करोला में है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से यूज किया। यहाँ पे क्या है, ये देर क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही, बट किस टाइप का प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। होमोनिम्स यूज फॉर पन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोनियम्स यूज फॉर पन्स। अब ये पन्स क्या होता है, राइटर्स यूज वर्ड्स विद 2 or more मीनिंग। जब राइटर्स दो दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स के लिए कुछ वर्ड्स को यूज करता है, ठीक है,
कुछ स्ट्रेंज चीज बोलने के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, होमोनियम्स पंस की तरह यूज करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पंस कहते हैं। जब राइटर्स क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को कोई स्ट्रेंज चीज बताने के लिए यूज करते हैं, तब हम उन्हें पंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाउ इज लिवर डिपेंड ऑन द लिवर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हाउ इज लिवर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हाउ इज लिवर, तो नेक्स्ट आंसर क्या है, डिपेंड्स ऑन द लिवर। अब यहाँ पे हाउ इज लिवर का मतलब क्या है, पहला तो ये हो सकता है कि जो लिवर है, जो हमारी बॉडी में लिवर होता है, वो क्या करता है, बाइल जूस जो है कंटेन करता है, जो क्या करता है, हमारे जो ब्लड है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड, ये जो है ना सेंटेंस, ये अधूरा है। यहाँ पे डिपेंड से पहले आएगा लाइफ। ठीक है, लाइफ डिपेंड्स ऑन द लिवर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जिंदगी है वो किस पे डिपेंड करती है, लिवर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दो सेम वर्ड्स हैं, लिवर ही दो सेम वर्ड्स है, बट उसको एक तरीके से डिफरेंट मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज किया गया है बाय राइटर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, होमोनियम्स यूज फॉर पन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन द टर्म रिफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट आर नेक्स्ट टू और क्लोज टू ईच अदर। यानी कि जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में या एक के बाद एक, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल। ठीक है, पिकल पेपर्स। ठीक है, या सैली सीज सीशल्स बाय द शीशोर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसका रिपीटेशन देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक के बाद एक। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को। ठीक है, क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एसोनेंस, रिफर्स टू सिमिलैरिटी इन द वे वर्ड्स यूज स्पेशली द वोवल साउंड इन देम। यानी कि सिमिलरली जब हम यूज करते हैं वर्ड्स को, स्पेशली कौन से साउंड्स को, वोवल साउंड्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझो, द विंड ब्लू इन द विंड मिल। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो वोवल है उसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सिली विली वेंट टू द सिटी। यहाँ पे भी क्या है, आई का रिपीटेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, फिर नेक्स्ट उसके बाद भी क्या है, यहाँ पे भी आई है। ओनोमेटोपोइया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओनोमेटोपोइया द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर लाइक नेचुरल साउंड्स। यानी कि जब वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, होता है लाइक नेचुरल साउंड, जब नेचुरल साउंड्स जो है प्रोड्यूस करे, जैसे कि कुकू। ठीक है, जो कोयल है, ठीक है, जो कोयल है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, कुकू। तो ये क्या एक नेचुरल साउंड है। ठीक है, जब बेल है, ठीक है, द स्कूल बेल रिंग्स। ठीक है, जो स्कूल की जो बेल है वो रिंग कर रही है, तो ये क्या एक नेचुरल साउंड है। ठीक है, रिदम। अब रिदम क्या होती है, द टर्म रिदम रिफर्स टू अ मूवमेंट दैट रिकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी रिदम हम किसे कहते हैं, एग्जांपल लो हार्ट बीट से। देखो हार्ट बीट क्या होती है, जो हमारी पल्स होती है, जो हार्ट बीट है वो क्या होती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। ठीक है, कभी तेज हो जाती है कभी धीरे हो जाती है। तो उसी टाइप से रिदम को समझो कि रिदम भी क्या होती है, मूवमेंट होता है, रिफर्स टू अ मूवमेंट जो कि रिकर करती है रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, इंग्लिश इन इंग्लिश हैज व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेस रिदम, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस रिदम कहते हैं, विच मीन्स दैट द स्ट्रेस लेवल कम एट अप्रोक्सीमेटली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको एग्जांपल से समझो, एग्जांपल है अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। अब देखो आप आपसे खुद बोल के देखना, ये क्या है, अनस्ट्रेस, अ चेंज, चेंज पे हमने क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है। ठीक है, ऑफ, ऑफ को हमने सिंपल बोला, फिर एयर, एयर पे हमने स्ट्रेस दिया, वुड डू यू गुड। तो जहां पे भी हम स्ट्रेस देंगे वहां पे हम क्या लिखेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और जहां पे अनस्ट्रेस देंगे यानी स्ट्रेस नहीं देंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, यू। ठीक है, दिस का इस टाइप की जो रिदम होती है कहाँ पे कॉमन होती है, किस टाइप की पोएट्री में कॉमन होती है। ठीक है, पोएट्रीज में कॉमन होती है बेसिकली, और इनको हम क्या कहते हैं, एम्बिक मीटर कहते हैं। ठीक है, ये सब पूरा आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रिदम बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पे एम्बिक में जो मीटर है, ये मीटर का मतलब क्या है, मीटर इज द टर्म यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस लेवल दैट फॉर्म द बीट्स। जैसे कि अब यहाँ पे देखो आप स्ट्रेस लेवल कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, METRE, मीटर। ठीक है, the arrangement of stress and unstressed syllable in each line of a poem. So we say the line given above, if it happens to be a line of poetry, has 4 beat. जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी 4 beat है, कैसे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार जगह हमने क्या किया, स्ट्रेस दिया है। ठीक है,
इफ वी हैव अ पैटर्न विच वन वीक सिलेबल इज फॉलोड बाय वन स्ट्रॉन्ग, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्बिक मीटर कहते हैं। जहां जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, वीक है, ठीक है, अनस्ट्रेस है, यहाँ पे हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, फिर इसको किसने फॉलो किया, एक स्ट्रेस लेवल ने, फिर सेम एक वीक लेवल है, फिर सेम स्ट्रॉन्ग है, फिर, ठीक है। तो इस टाइप से जब पूरा पैटर्न चलता है ना, एक वीक को एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल फॉलो करते हैं, तो इसी को हम एम्बिक मीटर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइम। राइम राइम तो देखो हमने बचपन से राइम्स तो हम जो पोएम्स वगैरह तो सुनते आते हैं, तो इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। राइम इज द टर्म यूज फॉर द सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स इन द फाइनल सिलेबल, ठीक है, ऑफ टू और, देखो तो नेक्स्ट है राइम, ठीक है। तो राइम हमने बचपन से देखो, राइम से हम याद करते आए, तो राइम में क्या होता है, एंड में जो साउंड है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना, लास्ट में जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसी एग्जांपल है, आप देख लेना। राइम राइम में सच कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारी फिगर ऑफ स्पीच, सिमली एंड मेटाफोर, ठीक है। सिमली इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर टू थिंग्स, यानी कि सिमली में हम क्या करते हैं, दो चीजों को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। जब आपने पहले पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज हम और जब बचपन में पढ़ते हैं तो ऐड होती है विद एज और लाइक, यानी एज या लाइक के साथ कंपेयर करना। जैसे मैं बोलने लगूं कि राम इज एज ब्रेव एज लायन, राम कितना ब्रेव है, किसकी तरह ब्रेव है, लायन की तरह ब्रेव है। तो मैं डायरेक्ट जो राम है उसका कंपेयर किससे कर रही हूँ, लायन से कर रही हूँ, ठीक है। एज कोल्ड एज आइस, यानी जैसे कि मैं ये बोल दूं वाटर इज एज कोल्ड एज आइस, यानी पानी इतना ठंडा है, कितना ठंडा है, बर्फ जितना ठंडा है, ठीक है। तो सिमिली में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल भी लगाया है, माई शूज स्मेल लाइक गार्बेज, यानी कि जो मेरे शूज है वो किस टाइप से स्मेल कर रहे हैं, गार्बेज की तरह, एकदम कूड़े की तरह। तो मैंने शूज की डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो किससे कर दिया, गार्बेज से कर दिया। अ मेटर इज डिफाइंड, अ मेटाफर इज डिफाइंड एज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब समबडी समथिंग एल्स इन अ वे दैट इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल यूज इन ऑर्डर टू शो दैट the two things have the same qualities and to make the description more powerful, यानी कि मेटाफर ऐसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करता है जो बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम किसी दो चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो, दो की क्वालिटी से जो कि हमें लगता हो कि सिमिलर है बिल्कुल। जैसे कि माय सिस्टर इज द डेविल, अगर कोई मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट अगर कोई बोल रहा है अपनी बहन को कि मेरी सिस्टर कैसी है, डेविल की तरह, एकदम चुड़ैल है एकदम, तो माय सिस्टर इज द डेविल, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लाइक और एस का यूज नहीं होता, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस सिमिली और मेटाफर में यही होता है कि मेटाफर में एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है किसी चीज से, और सिमिली में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। और सिमिली में हम एज और लाइक का यूज करते हैं, मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं। मेटोनमी, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट सब्स्टिट्यूट फॉर दैट ऑफ द थिंग मीन्ड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल से आप समझो, जब भी आपको समझ में आएगा। आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर, ये, ठीक है। शेक्सपियर कौन थे, स्कॉलर थे, ऑथर थे, इन्होंने बहुत सी जो है बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर, तो मैं उनको थोड़ी एंजॉय कर रही हूँ रीड करते हुए। ऑब्वियसली बात है, जो उनकी बुक्स हैं, जो उन्होंने लिटरेरी वर्क्स लिखा है, जो उन्होंने जो रिटन टेक्स्ट जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उनको मैं पढ़ने में, जो स्टोरीज हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट है, मैं उनको पढ़ना एंजॉय कर रही हूँ। तो मेटोनमी में हम किस टाइप की बातें करते हैं, हम डायरेक्टली उन पर्सन को कोट कर देते हैं, ठीक है। मेटोनमी द फिगर ऑफ स्पीच विद द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट, हम डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलती हूँ आई एंजॉय रीडिंग हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ तो, बट हरिवंश राय बच्चन को थोड़ी ना मैं एंजॉय करी हूँ रीड करते हुए, क्या मैं एंजॉय करी उनकी कविताएं, उनके उपन्यास जो उन्होंने लिखे हैं, अगर हम हिंदी में बोल दे तो। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली नॉन लिविंग थिंग्स में जो है ट्रांसफर कर देना, या फिर उसे समझो क्या कहते हैं एग्जाम्पल से, द फ्लावर डांस टू द विंड, ठीक है। जैसे ही विंड चली, या द फ्लावर्स डांस अलोंग द विंड, यानी कि जैसे ही हवा चली तो फ्लावर क्या नाचने लगे। अब आप कुछ सोचो, फ्लावर डांस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ऑब्वियसली बात है, हवा चल रही तो वो हवा की वजह से हिल रहा है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है वो किसको ट्रांसफर कर दिया, फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। Paradox and antithesis. As figure of speech, a paradox is an apparently self-contradictory statement which is never found to be true. यानी कि इस टाइप की स्टेटमेंट पास करना जो कि सच, मतलब ज्यादातर सच नहीं होती है, ठीक है। या पैराडॉक्स को हम कहते हैं विरोधाभास हिंदी में, ठीक है, विरोधाभास टाइप सी चीज बोल देना, ठीक है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कंटेन कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट दैट पुट टुगेदर टू मेक अ सेंस, यानी कि दो जो है डिफरेंट डिफरेंट बातों को कोट कर देना, डिफरेंट बात को कोट करना
डिफरेंट बात को ऐसे कोट करना है कि उनमें उनका कुछ सेंस निकले, जैसे कि यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, यानी कि तुम्हें मनी स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि पैसे को खर्च करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तो ये दो बिल्कुल एकदम डिफरेंट स्टेटमेंट है, पर इनका कुछ सेंस बनाने के लिए क्या कर दिया, साथ में प्लेस कर दिया। ठीक है, एक मैं ऐसा देती हूँ थोड़ा एग्जाम्पल जो आपको समझ में भी है। योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, हम कहते हैं ना कि तुम्हारे दोस्त का दुश्मन क्या है, तुम्हारा दुश्मन है। तो इस टाइप की कॉन्ट्रोडिक्टरी, यानी दो अलग अलग स्टेटमेंट को साथ में पास कर देना, ये साथ में कोट कर देना, मतलब एक मीनिंग निकालने के लिए। ठीक है, मैं अगेन जो रिपीट कर देती हूँ, योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, यानी तुम्हारे दोस्त का दुश्मन क्या है, तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, ये एग्जांपल भी आप यूज कर सकते हो। एनीथिसिस रिफर्स टू द पुटिंग टुगेदर ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज और वर्ड्स सो एज टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव इफेक्ट ऑफ बैलेंस। एग्जाम्पल, माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो। यानी कि थीसिस में क्या होता है कि इस टाइप के जो है दो स्टेटमेंट को या कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कुछ दो डिफरेंट आइडियाज को एक साथ कोट कर देना, जिससे क्या हो सके, एक बैलेंस मीनिंग आ सके। जैसे कि माई वर्ड्स फ्लाई अप, यानी जो मेरे वर्ड्स हैं वो बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, और माई थॉट रिमेन बिलो, ये जो मेरी सोच है वो क्या है, नीचे है। ठीक है, तो ये दो टाइप की क्या है, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट अलग अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक बात हो रही है कि जो मेरे वर्ड्स हैं, जो मेरी शब्द है वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ रहे हैं। ठीक है, एक बात हो रही है कि एक उल्टी ही, मतलब एक तरीके से दूसरा स्टेटमेंट वो पास कर रही है कि माई थॉट रिमेन बिलो, ये जो मेरी सोच है वो क्या है, बिलो है, नीचे है बेसिकली। सिंबल एंड इमेजरी, ठीक है, ये सबसे इजी है। सिंबल कैन बी अ साइन मार्क, सिंबल्स आप देखो, बेस्ट है ट्रैफिक लाइट समझो। ट्रैफिक लाइट जब सिग्नल होता है रेड, तो रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप। तो सिंबल्स क्या कैसे यूज किए जाते हैं, मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए। ठीक है, कहीं पे डेंजर का साइन बना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है। ठीक है, जैसे कि हम मैथ सब्जेक्ट में यूज करते हैं, प्लस का सिंबल है, तो आप क्या समझोगे कि इन दो चीजों को ऐड करना है। सब्सट्रैक्शन का है तो क्या समझोगे कि माइनस करना है। ठीक है, इमेजरी का मतलब क्या होता है, इमेजरी में भी डिफाइन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज, यानी कि किसी भी चीज को इमेजिन कर लेना। ठीक है, एग्जांपल मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि बाई चांस मान लो आपको अपने हाथ में कुछ फील हुआ, तो आप एकदम से क्या सोच लो कि हाँ कुछ गिर गया, एकदम बिना देखे आप समझ लो कि हाँ मेरे पे कुछ गिर गया। ठीक है, तो इस टाइप से इमेजिन कर लेना। ठीक है, बट अगर हम लैंग्वेज टर्म में देखें तो मैंने एग्जांपल डाला हुआ था यहाँ पे, द वर्ड इमेज ऑफन सजेस्ट अ मेंटल पिक्चर एंड विजुअल इमेजिनरी, बेसिकली किसी भी चीज को इमेजिन कर लेना। ठीक है, बट एन इमेज में ऑल्सो रिप्रेजेंट अ साउंड, अ स्मेल, अ टेस्ट। जैसे कि अगर मान लो स्मेल की बात, हाँ ये यहाँ पे दिया हुआ है मैंने एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो स्मेल आ रही है, तो स्मेल को हम अगर कहीं से बाहर से स्मेल आ रही है, ठीक है, तो हम वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच सकते हैं। हम स्मेल ये भी सोच सकते हैं, हाँ भाई अच्छी स्मेल है तो हम क्या सोचेंगे, हाँ भाई परफ्यूम की स्मेल आ रही है। बट अगर गंदी स्मेल आ रही है तो हम क्या सोचेंगे, कहीं पे नॉन वेज बन रहा है, या फिर जो है सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है। ठीक है, रोटन एग्स हैं, इस टाइप की चीजें। ठीक है, देखो पीपीटी खत्म होती है, बेसिकली मैं आपसे यही कहूंगी कि यहाँ से जो है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है राइम। ठीक है, राइम को जो आपको अच्छे से करना ही करना चाहिए। ठीक है, एक होमोनियम्स। ठीक है, सिंबल और इमेजरी। ठीक है, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है। मीनिंग मीनिंग और एग्जाम्पल एक एक तो आपको सबका आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बोल देते हैं कि इन जितने भी चार पांच जो है दिए जाते हैं उसमें से किसी दो को लिखना है। ठीक है, बट जब डिफाइन द फॉलोइंग में आएगा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। अगर पांच लिखे हुए हैं तो आपको पांच के पांच बताने पड़ेंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन है वो कंटेन करता है 2 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स के जो डिफाइन द फॉलोइंग 10 मार्क्स के आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो आपको जो है सारे के सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बस एक जगह आपके पास ऑप्शन होता है जहां पे आपको दो करने होते हैं। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और दो करने होते हैं, बट वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा। बट डिफाइन द फॉलोइंग में अगर उस चीज को इन्हीं को डाल दिया गया फिगर ऑफ स्पीच को, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटर है कि मीनिंग आप जो है मीनिंग के वे में समझो, जिससे आपको जो है याद रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।